आप सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा में पूर्व में आए हुए प्रश्नों के बारे में। 2004 के प्रथम भाग में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक का विश्लेषण कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रश्न कौन हैं और इनके विश्लेषण और उनके उत्तर क्या हैं। प्रश्न संख्या 21 है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि नंबर 1, उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है। 2, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। 3, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है। 4, वह यह बनना नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें उत्तर होगा कि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। तो इसमें उत्तर दूसरा सही होगा। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के तहत यह प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति होगा वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति के पद धारण करने के बाद उसका वह पद रिक्त माना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे वह निष्पक्ष रहे। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 यानी 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहीं पर 53 कहता है कि संघ यानी केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 यानी 58 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह किनके द्वारा निर्वाचन किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक गण कौन कौन से लोग होंगे। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा। अनुच्छेद 56 है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा और राष्ट्रपति को हटाए जाने का क्या कारण हो सकता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेगा, कैसे शपथ लेगा, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 के अधीन यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा। यदि जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का संकल्प लाता है उसके लिए यह आवश्यक है वह सदन के 1/4 सदस्यों की संख्या पर 14 दिन पूर्व एक संकल्प पारित कर दे और इसकी लिखित सूचना दे तथा सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव पारित करे। तो दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करेगा और वह जो है जब दूसरा सदन जांच करता है तो उसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को हटना होता है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः
जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? पहला है 1 पखवाड़ा, दूसरा है 1 महीना, तीसरा है 6 सप्ताह और चौथा है 8 सप्ताह। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा इसमें 6 सप्ताह यही सही है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार वहीं तक है जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति को यह अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद का सदन सत्र में ना हो, या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जब कार्रवाई करना आवश्यक है और अध्यादेश का बल और प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का होता है। कोई भी अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है वह समाप्त हो सकता है का के अधीन यदि संसद का सत्र चालू होता है और 6 सप्ताह का समय बीत जाने पर वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। 6 सप्ताह की अवधि से पहले यदि संसद यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि इस अध्यादेश को समाप्त किया जाना है तो अध्यादेश समाप्त होता है और राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? तो पहला है संपत्ति पर, दूसरा है वाहन पर, तीसरा बिक्री, चौथा मनोरंजन। तो नगर निगम को कर लगाने का अधिकार बिक्री पर नहीं होता है। नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भाग 9 का और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। एक नगर निगम का कर लगाने का जो अधिकार होता है वह होता है गृह कर, जल कर, पार्किंग कर, संपत्ति कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, मलवाहन कर, जल निकास कर, व्यवसाय कर, वाहन कर एवं मवेशियों के स्वामी कर, पशुओं की बिक्री पर पंजीकरण शुल्क, तीर्थ यात्रा कर, शहरी निकाय द्वारा बनाए गए पुलों पर टोल तथा शहरी निकाय की सीमा से निर्यात किए जाने वाले पशुओं और मालवाहन पर कर, बाजार शुल्क, दुकान किराया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लाइसेंस आदि इतने विषय हैं जिस पर नगर निगम कर लगा सकता है। जो बिक्री कर होता है वस्तुतः यह राज्य के अधिकार के अंतर्गत आता है, इस पर नगर निगम कर नहीं लेता है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा निकाय है जो नगर निगम के शक्ति को व्यवहार में नहीं लाता है? पहला आम परिषद, दूसरा विकास अधिकारी, तीसरा नगर पालिका आयुक्त, चौथा अस्थायी समिति। तो इसमें उत्तर होगा विकास अधिकारी। जो विकास अधिकारी होता है इसको मुख्यतया से 3 नामों से जाना जाता है। पहला होता है विलेज डेवलपमेंट अफसर, दूसरा होता है ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और तीसरा होता है चीफ डेवलपमेंट अफसर। इन सभी अफसरों का काम जो होता है वो अपने स्तर से शासन द्वारा गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं, विकास योजनाओं की देखरेख करना, इनका संबंध नगर निगम से नहीं होता है। प्रश्न संख्या 25 है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है, यानी नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर, चुना हुआ आयुक्त। इसमें उत्तर होगा चुना हुआ मेयर। नगर निगम का जो औपचारिक प्रमुख होता है वह वस्तुतः
चुना हुआ मेयर होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। औपचारिक शक्तियां नगर निगम के महापौर या मेयर में निहित होती है, किंतु जो वास्तविक शक्तियां होती हैं नगर निगम की वह सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी जिसे नगर आयुक्त कहा जाता है उसमें निहित होती है। जो मेयर होता है नगर निगम का जो औपचारिक प्रमुख होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष का मतलब जनता उसके चुनाव में सीधे भाग करती है या अप्रत्यक्ष या जनता प्रतिनिधियों का चुने और प्रतिनिधि मेयर को चुने। इस तरह से भारत में मेयर का चुनाव किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो जो नगर पालिका का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है वह भी मुख्यतः त्रिस्तरीय है। सर्वोच्च स्तर पर नगर निगम, मध्य स्तर पर नगर पालिका और निचले स्तर पर नगर पंचायत है। तो जो नगर पंचायत निचले स्तर पर है उसके ऊपर नगर पालिका है, उसके ऊपर जो है नगर निगम है। तो सबसे निचले स्तर पर वार्ड, प्रत्येक नगर पालिका परिषद जो होता है वह वार्डों में जो है विभाजित होता है और वार्ड जो के सदस्य जो होते हैं वह मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। किसी भी नगर निगम के अंतर्गत एक उपाध्यक्ष भी होता है। यह उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों का नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण करने का जो अधिकार होता है वह राज्य चुनाव आयोग करता है और इन स्थानीय निकायों या नगर निकायों के चुनावों के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह राज्य का होता है। नगर पालिका और नगर पंचायत में जो मध्य स्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था में निचले स्तर पर जो है वह नगर पंचायत है, दूसरे स्तर पर जो है वह नगर पालिका है और तीसरे स्तर पर जो है वह क्या है, नगर निगम है। तो यदि हम यहाँ पर बात नगर पंचायतों की कर लेते हैं तो नगर पंचायत जो है कई वार्डों में होता है। वार्ड के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। उसके ऊपर मध्यवर्ती स्तर पर जो है सभासदों का चुनाव होता है। ये सभासद जो होते हैं यह भी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और तीसरे स्तर पर नगर पंचायत अध्यक्ष होता है, यह भी प्रत्यक्ष स्तर पर चुना जाता है। इसी तरह से नगर पालिका के अंतर्गत भी वार्ड स्तर पर वार्ड सदस्य होते हैं जिनका चुनाव मतदाता प्रत्यक्ष करता है। मध्य स्तर पर जो है सभासद होते हैं, इनका चुनाव भी मतदाता प्रत्यक्ष रूप से करता है और नगर पालिका के स्तर पर जो है नगर पालिका अध्यक्ष जो होता है औपचारिक प्रमुख, उसका चुनाव भी मतदाता सीधे करते हैं। इसी तरह नगर निगमों में जो 3 स्तर होते हैं उसमें सबसे निम्न स्तर पर वार्ड के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कौन करता है, मतदाता करता है। मध्य स्तर पर पार्षद होते हैं जिनका चुनाव कौन करता है, मतदाता करता है और सबसे उच्च स्तर पर मेयर होते हैं जिनका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। आप एक बात यहाँ पर आप और जान लें कि कितनी जनसंख्या पर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का गठन किया जाता है। तो सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत होता है। जिस शहर की आबादी 1 लाख से कम आबादी है उन शहरों के लिए नगर पंचायत का प्रावधान है। जिन शहरों की आबादी 10 लाख से कम है वहाँ पर नगर पालिका का प्रावधान है और जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है वहाँ पर नगर निगम का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के टीजीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम हैं उनकी संख्या 17 है।
तथा नगर पालिका जो हैं उनकी संख्या 200 है और जो नगर पंचायत हैं वे 545 हैं। कानपुर नगर निगम जो है वह सबसे बड़ा है। इसके अलावा स्थानीय नगरीय स्वशासन के अंतर्गत कुछ और भी निकाय होते हैं, उन भी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको भी जान लेना जरूरी है। जैसे अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र ये भी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आते हैं। नगर क्षेत्र समिति ये भी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आते हैं। छावनी बोर्ड जिसको आप कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं, टाउनशिप यह भी नगरीय स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है। पोर्ट ट्रस्ट भी जो है स्थानीय नगरीय निकाय के अंतर्गत आता है। यानी ये जो नाम हैं ये शहरी स्थानीय निकायों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि पंचायती राज आता है इसमें, यानी पंचायती राज किसमें आता है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए कैसे। पंचायती राज मुख्य रूप से राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देखिए कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों की बात कही गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह संघ यानी केंद्र का होता है। राज्य सूची के अंतर्गत अधिकतम अधिकार राज्य का होता है कानून बनाने का। और जो समवर्ती सूची है इस सूची में संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के 9 का यानी 9A के अंतर्गत नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था आया वह संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा आया। जिस समय पंचायती राज व्यवस्था आया उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, इसका सिफारिश 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत, उसके ऊपर जिला परिषद। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उन राज्यों में जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा, यानी क्षेत्र पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। पंचायतों के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वह मुख्य रूप से राज्य विधान मंडल को है, यानी राज्य की विधायिका ही पंचायतों के संबंध में कानून बना सकती है। प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के जो सभी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे मतदाता होंगे, उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होगा, वे सभी ग्राम सभा कहे जाएंगे। पंचायती राज के अंतर्गत मध्यवर्ती और जिला स्तर पर यह प्रावधान किया गया है कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ के सदस्य मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर सम्मिलित होंगे, यानी प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी डी के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। यह प्रावधान उनके जनसंख्या के आधार पर किया गया है। पहले महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त था, वर्तमान समय में महिलाओं को
अब 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। सामान्य सीटें जो हैं उनके 1/3 पर महिलाओं के लिए आरक्षण था, किंतु वर्तमान में अब 50% कर दिया गया है। राज्य विधानमंडल को यह प्रावधान है कि वह पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का पंचायतों में प्रावधान कर सकता है। पंचायतों की जो अवधि होती है प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष के लिए होती है। एक व्यक्ति को पंचायती व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यताएं हैं राज्य विधानमंडल के लिए, वही योग्यताएं यहाँ भी हैं। केवल एक अंतर है कि जहाँ राज्य विधानमंडल में नागरिक की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वहीं पंचायत में चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो आयु होगी वह 21 वर्ष होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ यानी आई के अंतर्गत पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है और इस वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा। इसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत पंचायतों के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसके अध्यक्ष का जो नियुक्ति करेगा वह राज्यपाल करेगा और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया होगी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया है, वही होगी। पंचायती राज व्यवस्था केवल राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि संघ राज्यों के लिए भी इसका प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं? भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज के कानून लागू नहीं होंगे। इसके अलावा मणिपुर के वैसे क्षेत्र जो पर्वतीय हैं और जहां पर जिला परिषदें कार्यरत हैं। पश्चिम बंगाल में भी उस क्षेत्र में यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में भी पंचायती राज के कानून नहीं लागू होगी, क्योंकि वहां पर गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो पहले स्तर पर, उसके ऊपर और सबसे ऊपर 3 जो स्तरीय व्यवस्था की गई है, उसमें पहला जो आता है ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। कहीं कहीं ग्राम प्रधान को मुखिया भी कहा जाता है। यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब यह हुआ कि ग्राम प्रधान का चुनाव मतदाता स्वयं करते हैं। ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सदस्यों का भी चुनाव होता है। ये सदस्य जो होते हैं, यह भी जो है क्या इनका भी चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है, यानी मतदाता करते हैं। यानी ग्राम पंचायत के निचले स्तर पर, जो सबसे निचला स्तर है, वह उस स्तर पर मुखिया यानी प्रधान का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है और जो सदस्य लड़ते हैं उनका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। दूसरे स्तर पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। इस ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा यह अप्रत्यक्ष होगा और इनका चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्य करते हैं और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मतदाता करते हैं। तीसरे स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष आता है। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है और इनका चुनाव जिला परिषद सदस्य जो कि मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम प्रधान का
चुनाव प्रत्यक्ष होता है, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष होता है और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इसी तरह जिला परिषद के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है और जिला परिषद सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संघटक नहीं है। यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कोई एक विकल्प ऐसा है जो पंचायती राज व्यवस्था का संघटक नहीं है। यानी पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसका एक संघटक नहीं है। पहला है ग्राम, दूसरा प्रखंड, तीसरा जिला, चौथा क्षेत्र। तो इसमें उत्तर प्रखंड सही होगा, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में निचले स्तर पर ग्राम, मध्यवर्ती क्षेत्र और ऊपर जिला आता है। प्रखंड जो है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। प्रश्न संख्या 28 है कि न्याय पंचायत कार्य करता है। पहला है केवल सभी भारतीय राज्यों में, दूसरा है सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, तीसरा है कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, चौथा है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो न्याय पंचायत है वह कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करता है। तो इसकी व्याख्या देखिए। न्याय पंचायत वास्तव में है क्या? न्याय पंचायत ग्रामीण स्तर पर विवादों को सुलझाने की एक प्रणाली है जिसे पंचायती अदालत भी कहा जाता है। यह 4-5 जो है पंचायतों के लिए गठित की जाती है। यह जो अपना निर्णय करती है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर करती है। जो न्याय पंचायत है यह भी पंचायती राज का एक हिस्सा है और इसकी सिफारिश जो है वह अशोक मेहता समिति 1977 में किया था। इस न्याय पंचायत का जो उद्देश्य होता है वह कम खर्च में जल्द न्याय उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से छोटे मोटे आपराधिक और दीवानी मामलों का निपटान किया जाता है। इसे कम से कम 100 रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। यानी इसे कम राशि तक यानी 100 रुपये तक इसको जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। इसके संबंध में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 3 के अंतर्गत न्याय पंचायतों के स्थापना का प्रावधान है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 कहता है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 1 लोकसभा चुनाव के दौरान, 2 आपातकाल के दौरान, 3 यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, 4 कभी नहीं संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो केंद्र में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वह केंद्र में नहीं है बल्कि राज्यों में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्य की सुरक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सरकार चल रही है अथवा नहीं चल रही है। वस्तुतः राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिले यानी किसी राज्य के राज्यपाल के सिफारिश पर या यह समाधान हो जाए कि अब वहाँ की सरकार
को संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है तो जो विधान की शक्तियां होती हैं, वो विधान की शक्तियां जो है संसद में निहित हो जाती हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो राष्ट्रपति यह निश्चित करता है कि वह राज्यपाल के माध्यम से या स्वयं के द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के माध्यम से वहां की व्यवस्था को देखेगा। अब जो राष्ट्रपति शासन है उसके बारे में कुछ और प्रावधान है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, आप उसको देख लें। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह जरूरी होता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के भीतर ही जो है संसद उसका अनुमोदन कर दे। यदि अनुमोदन संसद नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन वहां समाप्त हो जाता है। एक स्थिति और भी बनती है कि राष्ट्रपति शासन लगा और 2 माह के अंदर ही जो है संसद का विघटन हो गया, तो ऐसी स्थिति में जब संसद सत्र में आएगी तो 1 माह के अंदर उसका अनुमोदन करना होगा, नहीं तो वह प्रभाव में नहीं रहेगा, यानी राष्ट्रपति शासन प्रभाव में नहीं रहेगा। यदि संसद 2 महीने के अंदर उसको अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रभाव राज्यों पर होगा वह 6 माह तक होता है। इस तरह से 6 माह पर बढ़ा करके अधिकतम 3 साल तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किंतु इसके लिए 1 वर्ष से अधिक यदि कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके संदर्भ में निर्वाचन आयोग के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी कि वहां पर चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। जैसे ही एक बार संसद राष्ट्रपति शासन को 2 महीने में अनुमोदन कर देती है और फिर 6 महीने का समय बीतता है तो फिर 2 महीने में उसे अनुमोदन कर देना है। यदि इसी दौरान फिर विघटित अगर सदन हो जाता है तो सदन के समवेत होने के 1 महीने के अंदर उसे पुनः जो है अनुमोदित कर देना होगा, अन्यथा जो है राष्ट्रपति शासन प्रभाव में नहीं रहेगा। अब प्रश्न संख्या 30 है कि सामान्यतया ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है इसके लिए, यानी इस चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसको करने के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। पहला, ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण। दूसरा है स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण। तीसरा है कृषकों को वित्त देना और चौथा है कृषि उत्पादन। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है कृषि उत्पादन। ग्राम पंचायत के कार्यों में कृषकों को वित्त देना या ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243(6) में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के संदर्भ में कुल 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। इनमें 29 विषयों में जो प्रमुख विषय है जैसे कृषि, मत्स्य उद्योग, पेयजल, अपारंपरिक ऊर्जा, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा सामाजिक बनकी आदि हैं। यानी कृषकों को वित्त जो है प्रदान करना वह पंचायतों का कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 31 है कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। पहला है संसद एक सार्वभौम संस्था है।
दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा है राज्य का प्रधान लोगों द्वारा चुना जाता है। और चौथा है विधायिका में 2 सदन होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वह कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो इसमें विकल्प 2 सही है। तो हमने आपको बताया कि संसदीय व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 32 है, लोकतंत्र है लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार, यह परिभाषा दी गई थी इनके द्वारा। यानी यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? वुडरो विल्सन, अरस्तु, अब्राहम लिंकन और मैकियावेली। तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा अपने भाषणों के दौरान दी गई थी। अब्राहम लिंकन जो थे ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें पहला कार्य दास प्रथा का उन्मूलन और इनके द्वारा अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था उस पर भी जो है इन्होंने कार्य किया, उससे मुक्ति दिलाई अमेरिका को। तथा ये जो अब्राहम लिंकन थे ये अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 33, लोकमत तैयार करने का सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। यानी कौन सी एजेंसी इसमें ऐसी है जो लोकमत तैयार करने का सबसे सशक्त माध्यम है? पहला है चुनाव, दूसरा सार्वजनिक सभाएं, तीसरा प्रेस, चौथा राजनीतिक दल। तो इसमें चारों ऑप्शन जो हैं, चारों विकल्प जो हैं, ये सभी जो है लोकमत तैयार करने के साधन हैं, किंतु इनमें जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है वह है प्रेस, क्योंकि प्रेस को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि लोकमत को तैयार करने का जो सबसे शक्तिशाली एजेंसी है वह समाचार पत्र है, क्योंकि समाचार पत्रों, जो स्वतंत्र समाचार पत्र हैं, निष्पक्ष समाचार पत्र हैं और न्यायपूर्ण समाचार पत्र हैं, उन्हें लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। कुछ लोग समाचार पत्रों को लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। यहाँ एक चीज को और समझ लेना आवश्यक है कि वास्तव में जनमत क्या है। जनमत किसी विषय पर जनता का रुख या विचार है जो सबके कल्याण से संबंधित हो। कई सारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विद्वान हैं जिन्होंने लोकमत पर अपना विचार दिया है, लोकमत पर परिभाषाएं दी हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आरटी गैसल का विचार है कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी चीज पर आधार बनाकर इतिहास में कोई भी शासन नहीं कर सका है। यह स्टेटमेंट किसका है? आरटी गैसल का है। एओ ह्यूम का विचार है कि सभी सरकारें चाहे कितनी भी दूषित हों, कितनी भी खराब क्यों ना हो, किंतु वे अपने अस्थायित्व के लिए या अपने शक्ति के लिए लोकमत पर भी निर्भर करती हैं। एक लियोनार्ड डब्ल्यू डूब हैं, इनको परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लोकमत क्या है। यह एक सामाजिक समूह का किसी समस्या पर रुख या विचार को ये बताते हैं कि जनमत है। इसी तरह ब्राइस नामक विद्वान है, वह कहता है कि सामाजिक हित चाहने वाली सभी धारणाओं को जो है क्या कहा जाता है? जनमत कहा जाता है। यानी जनमत के पीछे जो अवधारणा है वह जन सामान्य के हित, लोक कल्याणकार की हित, सामान्य जन का हित और लोक कल्याण का हित जुड़ा हुआ है, जिसके संदर्भ में लोगों का विचार, भावनाएं हैं। लोकमत पर एक प्रसिद्ध पुस्तक वाल्टर लिपमैन का है,
जिसको कि पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है, जो 1944 में लिखी गई थी। अब हम लोकमत को समझ लेने के बाद लोकमत की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर भी नज़र डालते हैं कि लोकमत सबसे पहले क्या है, जनसाधारण का मत यानी आम लोगों का मत लोकमत होता है। दूसरा क्या है कि व्यापक सहमति यानी किसी वस्तु या विचार पर, किसी विषय पर बहुत सारे लोग या अधिकतम लोगों की व्यापक सहमति होती है, यह लोकमत की विशेषता है। और वह जो विषय होगा उससे अधिक लोगों का कल्याण उसमें निहित हो तथा उसके पीछे नैतिकता की शक्ति हो, और जो जनमत होता है वस्तुतः उसको बढ़ावा कहाँ मिलता है, लोकतंत्र में मिलता है। तो इस तरह से जनमत की प्रमुख विशेषताएं आपने देखा, पहला जनसाधारण का मत, दूसरा व्यापक सहमति, तीसरा अधिकतम लोगों का कल्याण, लोकतंत्र में इसको बढ़ावा मिलता है, इसमें नैतिकता की शक्ति होती है। इसके साथ ही इस जनमत को कौन कौन से वे संरचनाएं हैं जो जनमत का निर्माण करती हैं, वो कौन कौन से साधन हैं जो जनमत का निर्माण करते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि जनमत के निर्माण में मानवीय तत्व यानी मनुष्यों के द्वारा, विभिन्न पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा भी नीति विषयक मुद्दों पर चर्चा करके जनमत को बढ़ावा दिया जाता है। परिवार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनाओं के आधार पर भी जो है जनमत को बढ़ावा मिलता है। शिक्षण संस्थाएं भी जनमत निर्माण के साधन होते हैं। प्रेस हो गया, रेडियो टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सार्वजनिक सभाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, शिक्षण संस्थाएं, विधानमंडल, चुनाव और धार्मिक संस्थाएं, ये तमाम किसके, जनमत के साधन हैं। जनमत को मापने के लिए गैलप की एक प्रसिद्ध तकनीक है जिसे गैलप पोल विधि कहा जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जनमत को मापने की तकनीक का क्या नाम है, तो गैलप पोल विधि है। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है। पहला है पार्टी संविधान, दूसरा है सरकारी प्रतिबद्धता, तीसरा है राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता और चौथा है अभियान। तो मैनिफेस्टो के अंतर्गत यहाँ पर उत्तर सही होगा सरकारी प्रतिबद्धता। यहाँ पर मैनिफेस्टो जो है वह सरकारी प्रतिबद्धता से संबंधित है। तो मैनिफेस्टो है क्या? मैनिफेस्टो वास्तव में घोषणा पत्र होता है। यह घोषणा पत्र सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है। इसमें यह घोषित होता है कि वह कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार अपने सिद्धांतों, इरादों को किस प्रकार से लागू करेगी, ऐसा वादा किया जाता है। तो यह घोषणा पत्र जो होता है यह किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, समूह का हो सकता है, राजनीति का हो सकता है और सरकार का भी हो सकता है। घोषणा पत्र यानी एक ऐसा पत्र है जिसमें संबंधित व्यक्ति, संबंधित समूह, संबंधित राजनीतिक दल, संबंधित सरकार के नीति विषयक सिद्धांत होते हैं। चुनाव के पूर्व भी राजनीतिक दल अपने दलों के घोषणा पत्र जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं और वे घोषित करते हैं कि यदि उनकी सरकार बनी तो ये निम्न सिद्धांतों, नीतियों और कार्यों को लागू करेंगे। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। यानी यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की बात की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। यहाँ उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इस निर्वाचन आयोग का गठन जो होगा वो चुनाव, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के द्वारा होगा। वर्तमान में जो चुनाव आयोग है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 आयुक्त हैं। यह एक बहुसदस्यीय संरचना है जिसमें मुख्य रूप से 3 सदस्य हैं। अनुच्छेद 324(5) के अधीन यह प्रावधान है कि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को तभी हटाया जाता है जो प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाने का जो प्रक्रिया है वह असमर्थता या साबित कदाचार के आधार पर है। इसके अंतर्गत यह है कि संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत अर्थात उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को जो हटाने की प्रक्रिया है वह संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत तथा प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, किंतु 1989 में इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनाव जो आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। नियुक्ति से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक वे कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन हैं? ज्ञानेश कुमार हैं, जो 17/2/25 से 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपने कार्यभार को ग्रहण कर लिया है। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो राजनीतिक दल का नहीं है? बैठकें आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना, पोस्टर, पर्चे तथा अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो यहाँ पर समाचार पत्र निकालना समाचार पत्र एजेंसी का कार्य है, ना कि राजनीतिक दल का कार्य है। इस तरह राजनीतिक दल समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का कार्य नहीं करते हैं। मुख्यतया राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं वह है समाजों का संगठन तथा आधुनिकीकरण। जैसे जो समाज परंपरागत समाज हैं, कई खंडों में बटा हुआ है, उन समाजों को और उनमें आधुनिकीकरण करने का राजनीतिक दल करता है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। दूसरा, राजनीतिक समाजीकरण। तो यहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण क्या है? वे राजनीतिक मूल्य, अभिवृत्ति जो नागरिकों को आत्मसात कराए जाते हैं, तो राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण का भी कार्य करते हैं। राजनीतिक भर्ती, जो राजनीतिक दल होते हैं यह नागरिकों के अपने दल में भर्ती भी करते हैं। ये जो राजनीतिक दल हैं ये सरकार का गठन और सरकार का संचालन करते हैं, सरकारी नीतियां बनाते हैं, सरकारी नीतियों को आकार देते हैं। वे सरकार के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, सरकार और समाज के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं तथा समाज में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल का कार्य प्रतिनिधित्व का भी कार्य करना है। ये सरकार पर नियंत्रण और जनमत निर्माण का भी कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय पद्धति का लाभ नहीं है? यानी 2 दलीय व्यवस्था का कौन सा लाभ नहीं है? अस्थायित्व, पूर्वानुमेय,
निर्वाचक के पसंद का सरलीकरण, समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना है। तो इसमें जो नहीं है वह निर्वाचक के पसंद का सरलीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतदाताओं का पसंद जो होता है वह सीमित हो जाता है। अस्थायित्व तो है, क्योंकि दो दल होगा तो एक दल कोई सरकार बनाएगी और सरकार में अस्थायित्व होगा। पूर्वानुमेय यानी मतदाता यह अनुमान लगा लेते हैं कि दो दलों में से किसकी सरकार बनने की संभावना है। समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना, तो समाज का जो मत है वह दो दलों में प्रतिबिंबित हो जाता है कि कौन सा दल सरकार बनाएगा। अब हम आते हैं द्विदलीय पद्धति पर। वास्तव में द्विदलीय पद्धति है क्या? द्विदलीय पद्धति का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी राज्य में केवल दो ही दल होंगे या दो ही दलों की मान्यता होगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि राज्य में दल तो कई होंगे लेकिन प्रभावी दल दो ही होंगे। दो दलीय व्यवस्था जो होती है उसके कुछ गुण हैं। आप यहाँ देखिए कि यह स्थिर सरकार देने में सक्षम होती है। इससे हम उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकते हैं, यानी जो राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाया है वह अपने कार्यों के उत्तरदायित्व से मुख मोड़ नहीं कर सकता। अस्थायी नीतियों का निर्माण, जब स्थिर सरकार होती है तो ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो अस्थायी होती हैं। शासन का स्वस्थ और रचनात्मक विरोध, दूसरा दल जो होता है शासन पर निगरानी रखता है कि वह जनहित के मामलों की उपेक्षा ना करे। सरकार का निर्माण सरल होता है द्विदलीय व्यवस्था में, चूँकि दो ही दल प्रभावी होते हैं इसलिए सरकार का निर्माण सरल होता है। सरकार का सीधा चुनाव, कौन सा दल सरकार बनाएगा, यह आसान होता है। प्रश्न संख्या 38 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5, 6, 7, 10। तो 5 उत्तर सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें पहला हो गया अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस और पांचवा चीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं। ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तो मूल सदस्यों की संख्या 51 है। 50 ने हस्ताक्षर किया था, पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किया, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, जो 2025 में चुने गए और जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो पहला महासचिव थे वह ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम है, यह नाम किसने दिया? यह नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? यानी सुरक्षा परिषद में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं वे चुने जाते हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष, तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है मुख्यतया इसके 6 अंग हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और न्यास परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय की शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य हैं कुल। अस्थायी सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 है।
जो अस्थाई सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन्हें वीटो पावर का भी अधिकार है। इसके जो अस्थाई सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थाई सदस्यों का जो चुनाव है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा करता है। वर्ष 2024 में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का चुनाव हुआ, उसमें मुख्य सदस्य हैं अल्जीरिया, गुयेना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 40 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, वियना, रोम, न्यूयॉर्क और जिनेवा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कुछ और प्रमुख ऐसे संगठन हैं जिनका मुख्यालय परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, रेड क्रॉस का जिनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना में है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में है। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 के प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखा, उसके विश्लेषण को देखा। आप इसे ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। यह आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उपयोगी है। धन्यवाद।